तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आज के वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। उसी के क्रम में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में हमने पूर्व वैदिक काल को पढ़ना शुरू किया था। पूर्व वैदिक काल में जो लास्ट की क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन पे चर्चा की थी। आज दोस्तों हम लोग आपके लिए और जो है नए तरीके से पढ़ाने के लिए हमने क्या स्लाइड्स बना ली है और अपने जो हमारा नोट्स है उसी नोट्स की बढ़िया पूरी अच्छे से स्लाइड्स बना ली हैं, जिससे कि कोई कंटेंट छूट ना पाए और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। कभी कभी क्या होता है, फैक्चुअल लेवल पे कुछ बोलने में या फिर कुछ लिखने में गलतियां हो जाती हैं, तो इससे होगा ये कि अब आपको कोई भी गलती यानी कि त्रुटि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो हम ये आपकी स्लाइड बनाए हैं इसको हमने एक बार रीचेक किया है, उसके बाद यहाँ पे हमने लगाई है। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, कल के वीडियो में हमने पूर्व वैदिक काल में जो हमारा लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो राजनीतिक व्यवस्था थी, और राजनीतिक व्यवस्था को हमने कंप्लीट कर लिया था। राजनीतिक व्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि पूर्व वैदिक काल यानी कि ये ऋग वैदिक काल की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही थी कल? ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल की चर्चा हो रही थी। ऋग वैदिक काल का मतलब कि आपका 1500 से 1000 बीसी तक, क्योंकि 1000 के बाद जो है आपका क्या आ जाता है, उत्तर वैदिक काल आ जाता है। तो उसमें राजनीतिक जीवन में हमने देखा था कि जो उनका जीवन था क्या था, कबीलाई जीवन था, जिसका आधार जन था। कबीलों को जन बोला जाता था। जन का हेड होता था राजन। उसकी सहायता के लिए समिति, सभा, गण और विदत जैसी संस्थाएं होती थी। ठीक है। और उसके बाद देखे थे पदाधिकारी जो होते थे उनको रत्नीन बोला जाता था। कुछ अधिकारियों को हमने देखा था जैसे पुरोहित, सेनानी, पुरप और स्पष्ट। पुरप यानी कि जो युद्ध का नेतृत्व करता था उसे पुरप बोला जाता था। गुप्तचर का जो अध्यक्ष होता था उसे स्पष्ट बोला जाता था। इसी क्रम में हमने देखा था कि नियमित सेना का अभाव था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित सेना नहीं थी। बलि क्या था? बलि एक स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, और न्याय का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आज हम क्या देखेंगे? आज हम पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके? सामाजिक जीवन में। तो समाज क्या था? समाज समतावादी था। समतावादी का ऐसे मतलब समझिए कि समाज में अभी कोई विषमताएं नहीं विद्यमान थी, यानी कि ऊंच नीच, छुआछूत, स्त्री पुरुषों में बहुत ज्यादा विभेद, ऐसा कुछ नहीं था। समाज में सब सब समान। जैसे कबीले थे, अब ऐसे समझिए कबीला था, कबीला में सबको समान अधिकार था। जिसका जो काम है, जो कर रहा है, लोग जैसा काम कर रहे हैं, जो योद्धा है उसको क्षत्रिय बोला जा रहा है, जो अपना धर्म से संबंधित अनुष्ठानों को कर रहा है उसको पुरोहित बोला जा रहा है, जो व्यापार कर रहा है उसे वैश्य बोला जा रहा है। किसी काम को ऊपर और किसी काम को नीचे नहीं रखा जा रहा है। सभी काम को बराबर की मान्यता है। सभी मनुष्य को समान दर्जे का सम्मान है। हर जगह सबको बराबर अधिकार है। जो राजनीतिक संस्थाएं हैं जैसे आपकी, वहां पे सबको बराबर अधिकार है। धार्मिक अनुष्ठान, जो धार्मिक क्रियाएं हो रही हैं वहां पे, राजनीतिक क्रियाएं, जो राजनीतिक संस्थाएं है वहां पे सबको बराबर का अधिकार है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी वर्ग, जो भी वर्ग व्यवस्था थी उस किसी भी वर्ग से, वर्ण से संबंधित हो। और जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ये ऐसा नहीं था कि जो क्षत्रिय कोई कुल है और उसमें जो पैदा हो रहा है वही क्षत्रिय बन रहा है। नहीं, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में क्या था? ऋग्वैदिक काल में था कि एक ही फैमिली है, एक ही परिवार है, एक ही वंश है, उसमें पिताजी पता लग रहा है योद्धा है तो वो क्या है? क्षत्रिय हैं। एक उनका बेटा है जो धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक क्रियाओं को करवा रहा है तो वो पुरोहित हो गया। एक और उनका लड़का है जो व्यापार का कार्य कर रहा है तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका वैश्य हो गया। तो यानी कि परिवार से आपके जन्म आधारित व्यवस्था नहीं थी जो वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या थी? कर्म आधारित थी। और समाज में हमने देखा कि सबको समान अधिकार है, इक्वलिटी है, स्त्री पुरुष को समान अधिकार है सबको। तो ऐसी जो व्यवस्था थी वो समतावादी थी। हमने डिस्कशन किया वर्ण व्यवस्था की। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है, ये जो है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उसके 10वें मंडल में हमें किसका डिस्कशन मिलता है? वर्ण व्यवस्था का 10वें मंडल में। किसके 10वें मंडल में? ऋग्वेद के 10वें मंडल और पुरुष सूक्त में हमें किसका विवरण मिलता है? हमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है। और याद रखना है कि इस काल में दास व्यवस्था, दास प्रथा का तो प्रचलन था, लेकिन वह दास व्यवस्था जो यूरोपीय दास व्यवस्था थी, जो बहुत ही मतलब एक क्रूर प्रथा थी, उस टाइप की यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी। ठीक है, दास प्रथा नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि दस्यु कौन थे? जैसे जब आर्यों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो जो यहाँ के, जैसे यहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको हरा दिया उन्होंने, लोगों ने, आर्यों ने। तो हराने के बाद जो यहाँ पे थे उनको इन्होंने अपने वश में कर लिया। हिसाब से कैदी जैसे बंदी नहीं होते, उनको अपने आधार लग के उनको, उनसे अपना काम करवाते थे। तो वो एक हिसाब से वही जो दस्यु या फिर दास, उन्हीं को बोला जाता था जिनको यहाँ से आक्रमण करके जीता था आर्यों ने। ठीक है, मतलब ना समझो तो देखिए, जैसे आर्य आए, ये भारत, ये उपमहाद्वीप था, तो यहाँ से जब आए तो यहाँ पे जो कुछ लोग रहते थे इनको हरा दिए।
इनको हरा दिए, इन्हीं को दास या फिर दस्यु हो गए, यही जो है दास या दस्यु कहलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के क्रम में। तो हम देखते हैं कि जो परिवार था वो जो है सबसे, परिवार जो या फिर कुल जो था वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, यानी कि परिवार या फिर जो कुल होता था वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी। इन्हीं परिवार या कुलों से क्या मिलकर बनता था, कबीला बनता था। क्या बनता था, कबीला, जिसे कि क्या बोला जाता था, जन। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे ये जन से जनपद बन गए, आगे की क्लासों में देखें। तो अभी आपको याद रखना है कि जो परिवार यानी कि कुल था वो जो है समाज की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, परिवार, समाज कैसा था, तो समाज जो था पितृसत्तात्मक था। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि समाज कैसा था, अनुमान लगाया गया था कि जो सिंधु घाटी का समाज था वो मातृसत्तात्मक था। यहाँ क्या था, यहाँ पितृसत्तात्मक समाज था और संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। संयुक्त परिवार का मतलब है कि जैसे समझ रहे होंगे आप सब, संयुक्त परिवार जैसे आजकल जो हम मॉडर्न एरा में देख रहे हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार की अवधारणा ज्यादा प्रचलित है। एकल परिवार मतलब आप हैं, ये है आपकी पत्नी, आपके बच्चे, ये है एकल परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार का मतलब है आपके पिताजी थे, वो 3 भाई हैं, ठीक है, फिर उनके लड़के हैं, उनकी पत्नियां हैं, ऐसे 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 जो चार्ट बनता है सबके लड़के, ये सब एक परिवार में रह रहे हैं, एक जो है परिधि में रह रहे हैं, तो ये क्या होती है, संयुक्त परिवार थी। तो ऋग वैदिक काल में संयुक्त परिवार था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आप समाज की बात कर रहे थे तो कुछ स्त्रियों की बात कर लेते हैं। स्त्रियों को कैसा दर्जा प्राप्त था, तो अभी हमने बताया कि स्त्रियों को जो आपकी सामाजिक जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसमें भी बराबर का अधिकार प्राप्त था, उसमें भी जो है स्त्रियां थी। ठीक है, उपनयन संस्कार का अधिकार था स्त्रियों को, उपनयन संस्कार का अधिकार था। ठीक है, उपनयन संस्कार का अधिकार था। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। क्या था, शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को। ठीक है, शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को, ये सब आपको याद रखना है। क्या नहीं था, तो आपको याद रखना है कि जो आपका ऋग्वैदिक काल है उसमें क्या नहीं था, उसमें बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी कुप्रथाएं नहीं थी, ये सारी कुप्रथाएं नहीं थी। और आपको याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कि इस समय में कुछ, जैसे महिलाओं की बात करें ना, तो कुछ महिलाएं थी जो बहुत ही विदुषी महिलाएं थी, जिन्होंने मंत्रों की रचना की थी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण यानी कि योगदान दिया था सोसाइटी में अपना। उनकी ज्ञान और उनकी विद्वता की चर्चाएं जो है आज तक होती हैं। ऐसी भी बहुत सारी विदुषी महिलाएं भी थी, जिसमें कि कुछ नाम है, जैसे अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है। क्या है, लोपामुद्रा, इन महिलाओं के नाम, ये विदुषी महिलाएं थी जिनका नाम आपको याद रखना है। इसके लोपामुद्रा के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि लोपामुद्रा ने मंत्रों की रचना की थी। किसकी रचना की थी, मंत्रों की रचना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे दे ऑप्शन की निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल की कौन सी विदुषी महिला है जिसने की मंत्रों की रचना की थी, तो आपको याद रखना है किसने की थी, लोपामुद्रा ने की थी। सामाजिक व्यवस्था के क्रम में हम और क्या देखते हैं, और खान पान देख लीजिए। तो याद रखना है आपको कि खान पान में शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लोग ग्रहण करते थे। शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लोग ग्रहण करते थे। और मनोरंजन के लिए क्या ही उस समय मनोरंजन रहा होगा, पाशा था, नृत्य था, यही सारी चीजें मनोरंजन का साधन थी, यही सारी चीजें मनोरंजन का साधन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक जीवन का। आर्थिक जीवन, पूर्व वैदिक काल या फिर आपका ऋग वैदिक काल, वो चीजें हम चाहे दो में से एक बोले, बात एक ही है। ठीक है, चाहे पूर्व वैदिक काल बोले चाहे ऋग वैदिक काल बोले। ठीक है, ऋग वैदिक काल। चलिए, ऋग वैदिक काल में हम लोगों ने राजनीतिक और आर्थिक जीवन की चर्चा कर ली है, और आगे के क्रम में अब हम बढ़ रहे हैं आर्थिक जीवन की ओर। किसकी, सॉरी, हमने चर्चा कर ली है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की, और अब हम बढ़ रहे हैं आर्थिक जीवन की ओर। ठीक है, तो आर्थिक जीवन में चलिए याद करिए। इस समय देखिए ऋग्वैदिक काल में आपको याद रखना है कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जो आर्य थे वो कृषि पे नहीं फोकस कर रहे थे। याद आपको रखना है, मानो यानी कि आर्य पहले पशुपालन कर रहा था, उसके बाद उसने कृषि पे फोकस किया। तो जब ऋग्वैदिक काल में आर्य आए थे तो वो क्या कर रहे थे, वो केवल क्या कर रहे थे, आपका पशुपालन कर रहे थे। वो तो उत्तर वैदिक काल में जब वो गंगा यमुना दोआब की ओर जाते हैं तो वहां पे वो कृषि शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक बार अभी हम लोकेशन की बात किए तो याद रखना है कि जो ऋग वैदिक काल में सबसे पहले जो आर्य आए ऋग वैदिक काल में, तो जो ऋग वैदिक काल में था वो सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, यानी कि सिंधु नदी का जो क्षेत्र है, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उस वाले क्षेत्र में आर्य रहते थे। फिर उत्तर वैदिक काल में वो वहां से आगे बढ़े, और जो आपका उत्तर भारत का एरिया है यानी कि गंगा यमुना वाला दोआब एरिया है, इसमें ये जो है उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं आर्थिक जीवन की ऋग्वैदिक काल के। तो ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन में आपको याद रखना है कि इस समय क्या था, अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। क्या था,
पशुपालन था। आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, पशुपालन था, कृषि नहीं था। कृषि नहीं था। कृषि जो है उत्तर वैदिक काल में आपका पड़ता है जाके, तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था का आधार था वो पशुपालन था, ना कि कृषि। कृषि नहीं थी, ठीक है। और इस समय गाय जो थी, जो पशु पाल रहे हैं तो भाई पशुपालन में गाय जो है, गाय एक ऐसा पशु है जो आपको आपकी बहुत सारी मतलब मल्टीपर्पज, गाय को क्या बोला जाता है, गाय एक मल्टीपर्पज थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कामों में आती थी। दूध, दही, घी, मट्ठा हर चीज की पूर्ति करती थी, ठीक है। बाद में देखते हैं कि उसका बछड़ा हो रहा है, वो कृषि कार्य में सहायक हो रहा है। उसका जो वेस्ट है, यानी कि जो उसके गोबर हो रहे हैं, वो भी आपको कृषि में उर्वरक की भांति। तो गाय जो है बहुत ही ऐसा जीव था जो कि ऋग्वैदिक काल में बहुत ही जो है महत्व का था। इसके बारे में 176 बार, ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख है। और गाय को अघन्या बोला गया था। गाय को क्या बोला गया था, गाय को अघन्या बोला गया था। गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। और इसका कैसे हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण था, क्योंकि भैया 176 बार गाय का ऋग्वेद में उल्लेख मिला है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण जो पशु था एक और, वो क्या था, वो आपका घोड़ा था। क्योंकि घोड़े से जो आर्य थे वो रथ पे चलते थे, तो घोड़े से क्या बनता था, रथ बनता था। कृषि का महत्व बहुत कम था, हमने अभी बताया। और उद्योग भी सीमित थे। उद्योग भाई जब कृषि नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा उद्योग नहीं थे। उद्योग में जैसे कुछ छोटे मोटे उद्योग थे, जैसे आपका जैसे रथ बन रहा है तो भाई बढ़ई बनाएगा, बढ़ई हुए, रथकार हुए, तो इस टाइप के छोटे मोटे उद्योग थे। बाकी बहुत ही विस्तृत रूप में कोई उद्योग नहीं था। और व्यापार तो बहुत ज्यादा व्यापार भी नहीं हो रहा था। व्यापार जो भी हो रहा था वो केवल आंतरिक व्यापार हो रहा था, आपका केवल आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार हो रहा था, बस केवल आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार नहीं हो रहा था। बाह्य व्यापार का मतलब है कि आंतरिक व्यापार का मतलब जैसे हम हैं, भारत है, अभी के संदर्भ में समझिए, जैसे भारत है, हम आर्यंस हैं, मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं सिर्फ, चलिए उसको भी जाने दीजिए, नहीं अन्यथा हम लोग हैं। तो जब अपने देश के भीतर व्यापार करते हैं तो ये आंतरिक हो गया। जब दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं तो वो बाह्य व्यापार हो गया, ठीक है। और छोटे में समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर व्यापार हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का आंतरिक व्यापार है। जब दूसरे राज्यों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो बाह्य व्यापार हो गया। तो ये लोग दूसरे लोगों के साथ व्यापार नहीं कर रहे थे, अपन आंतरिक लोगों से, जैसे अपना एक दूसरे से के पास जो चीजें हैं उनका जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार ये लोग कर रहे थे, ठीक है। मुद्रा नहीं थी, मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय मतलब सामान के, हमारे पास गेहूं है, तुम्हारे पास धान है, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, ये हो गया वस्तु विनिमय। चलिए अब आगे चलते हैं धार्मिक जीवन की ओर। कहाँ चलते हैं, धार्मिक जीवन की ओर। तो धार्मिक जीवन में आपको याद रखना है कि जो आपके पूर्व वैदिक काल में जो आर्य थे वो प्रकृति पूजक थे। क्या थे, प्रकृति की पूजा करते थे और बहुदेववादी थे। प्रकृति पूजा मतलब जैसे सूर्य उग रहा है, सूर्य क्या है, प्रकृति का भाग है। सूर्य को देखिए, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। आकाश की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं को पूजा कर रहे हैं। और केवल एक की पूजा नहीं कर रहे हैं, बहुतों की पूजा कर रहे हैं। सूर्य की भी कर रहे हैं, अग्नि की भी कर रहे हैं, वरुण की भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे देवताओं को जो मानता है वो बहुदेववादी। तो ये लोग कैसे थे, ये लोग प्राकृतिक पूजक थे और बहुदेववादी थे। साथ ही आपको याद रखना है कि मूर्ति पूजन नहीं था। क्या नहीं था, मूर्ति पूजन नहीं था। अब आप लोगों को ये बताना है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजन था, आप आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए अच्छा, धार्मिक जीवन में अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे देवताओं को पूछते थे, तो देवताओं की बहुत सारी श्रेणियां जो हैं बताई गई हैं ऋग्वेद में, ठीक है। वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। ये आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार हमने लिख लिया कि अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु ये अंतरिक्ष के देवता हो गए। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, बृहस्पति ये पृथ्वी के देवता हो गए। सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण और सविता, विष्णु ये सब आकाश के देवता हो गए। ये 3 कैटेगरी में इनका विभाजन था। आपको जो याद रखना है वो ये है कि इंद्र जो है सबसे प्रमुख देवता थे। इंद्र क्या थे, सबसे प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार उल्लेख मिला है। कितने बार, 250 बार उल्लेख किया गया है। इनको पुरंदर भी बोला जाता था। इंद्र को क्या बोला जाता था, इंद्र को पुरंदर बोला जाता था। अग्नि जो थे वो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। कैसे हम जाने महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इंद्र के बाद सबसे ज्यादा बार इनके लिए जो है आए हैं स्तुति मंत्र। वो कितने बार आए हैं, 200 बार, यानी कि 200 बार अग्नि का उल्लेख है। तो हम जान गए कि दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, आपके इंद्र थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो आपके वरुण थे, वरुण जो थे वो 3rd इंपॉर्टेंट देवता थे। क्या थे, वरुण, वरुण आपके 3rd इंपॉर्टेंट देवता थे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए सविता, सविता जो थे वो जो चमकता हुआ सूर्य होता है, जैसे जब सूर्य चमकता है तो उसको सविता बोला जाता था। और इसी के लिए गायत्री मंत्र का भी, जो आपका गायत्री मंत्र है वो इन्हीं के लिए है। और इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।
हम लोगों ने लास्ट की क्लास में देखा था, एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं आपका कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी, और यह ऋग्वेद के किस मंडल में है, यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले महत्वपूर्ण देवता है सोम, के वनस्पतियों के देवता थे, पूषण पशुओं के देवता थे, अश्विनी चिकित्सा के देवता थे, अश्विनी कुमार जो है, अरण्यानी क्या थी, अरण्यानी थी जंगल की देवी, अरण्यानी क्या थी, जंगल की देवी, अरण्यानी थी जंगल की देवी। ठीक है, अब आपको अच्छा धार्मिक जीवन है तो धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या था, तो ये लोग धार्मिक क्रियाओं का जो इनका उद्देश्य था वो था भौतिक सुखों की प्राप्ति। क्या थी, भौतिक सुखों की प्राप्ति। जैसे धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य दो हो सकता है, या तो लौकिक सुख या तो पारलौकिक सुख। तो लौकिक मतलब जो हमारे जिस संसार में इसी संसार का सुख मिले तो लौकिक सुख है, पारलौकिक सुख मतलब मृत्यु के बाद हम उस दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे, वहां क्या होगा, कैसे होगा, ये चीजें आपकी आती हैं पारलौकिक में। तो जो धर्म का उद्देश्य था, ये लोग मरने के बाद वाले जीवन के लिए नहीं बल्कि मरने के पहले, यानी कि इस जो जीवन जी रहे हैं इसमें इनको भौतिक सुख मिले, समृद्धि मिले, इसके लिए आर्य क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। चलिए फिर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं धार्मिक जीवन का। अभी हमने क्या देखा, आर्थिक और धार्मिक जीवन को देखा, तो आर्थिक और धार्मिक जीवन का क्या कर लेते हैं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आर्थिक जीवन में हमने देखा कि जो अर्थव्यवस्था का मूल आधार था वो पशुपालन था, गाय को अघन्या बोला जाता था, इसका सर्वाधिक महत्व था, इसका 176 बार उल्लेख मिलता है। कृषि का महत्व कम था, उद्योग भी सीमित थे। कुछ प्रमुख उद्योग थे जैसे रथकार, बढ़ईकार, यही थे, और आंतरिक व्यापार होता था, बाह्य व्यापार के साक्ष्य नहीं है, और मुद्राएं जो थी नहीं थी, तो व्यापार कैसे होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। धार्मिक जीवन में हमने देखा कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे और बहुदेववादी थे। देवताओं की कई सारी श्रेणियां थे जिसको हमने देखा, प्रमुख देवता इंद्र हैं, उसके बाद अग्नि थे, उसके बाद वरुण है, सविता है, सोम है, पूषण है, अश्विनी है और अरण्यानी है, ये प्रमुख देवता थे। और धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। इसी के साथ हमारा ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और हम अब आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर। जितनी चीजों की चर्चा हमने ऋग्वैदिक काल में की है उतनी ही चीजों की चर्चा हम लोग उत्तर वैदिक काल में करेंगे। उतनी ही चीजों का मतलब उतने ही टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स, सबसे पहले राजनीतिक जीवन देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे और राजनीतिक जीवन देखेंगे। उसके पहले हम समझते हैं एक छोटी सी चीज, वो क्या है, वो है कि आपके 1000 बीसी के आसपास, 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानव ने की लोहे की खोज। मानव ने किसकी खोज की, लोहे की। और लोहा जब आया तो आपकी संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित हो गई। कैसे प्रभावित हो गई, देखिए जब आपकी होती है अर्थव्यवस्था मजबूत, जब आपकी होती है अर्थव्यवस्था मजबूत तो आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी परिवर्तित होती हैं। एक चीज याद रखिएगा, आज यूएस का पूरे विश्व पे जैसे माना जाता है ना कि महाशक्ति है वो, तो क्यों महाशक्ति है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। अफ्रीका का कोई देश क्यों नहीं है महाशक्ति, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था आपकी राजनीतिक शक्ति और आपका सम्मान प्रतिष्ठा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो आपकी राजनीतिक दशाएं भी बदल जाएंगी। तो उत्तर वैदिक काल में आखिर हुआ क्या, उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ी खोज हुई, जो सबसे बड़ी चीज हुई वो हुई लोहे की खोज। क्या थी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज थी लोहे की खोज। लोहा खोजा गया, लोहे से बनाए गए हल, लोहे से बनाई गई कुल्हाड़ियां, लोहे से बनाई गई कुल्हाड़ियां। अब क्या था, कुल्हाड़ी बनी विशाल, जो आपका उत्तर भारत में जो विशाल वन वाला क्षेत्र था, वनों को काटा गया, वनों को काटा गया और इस भूमि को हलों से बढ़िया जोता गया। क्या गया, जोता गया। तो जो मिट्टी थी वो बहुत उपजाऊ हो गई, मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हुई। और हल के माध्यम से अब क्या हुआ, अंदर तक जो है खुदाई अच्छे से होने लगी, मिट्टी उपजाऊ हुई। इससे क्या हुआ कि खाद्यान्न यानी कि अन्न का जो उत्पादन है, कृषि उत्पादकता आपकी बढ़ गई, कृषि उत्पादकता बढ़ गई, कृषि उत्पादकता बढ़ गई। कृषि उत्पादकता से क्या हुआ, अब कृषि में अधिशेष शुरू हो गया। अधिशेष का मतलब कि हमें 10 किलो गेहूं चावल की आवश्यकता थी, अब हम 20 किलो पैदा कर रहे हैं तो 10 किलो खाएंगे और 10 किलो बेचेंगे। बेचेंगे तो क्या शुरू होगा, व्यापार शुरू होगा। बेचेंगे तो क्या शुरू होगा, आपका व्यापार शुरू होगा। कृषि अधिशेष से क्या शुरू हुआ, व्यापार। व्यापार से क्या आई, समृद्धि। फिर देखेंगे ये समृद्धि जो थी, इसने क्या किया, इस समृद्धि ने किया जो आपके छोटे छोटे कबीले थे, जो आपके जन थे, जन बदल गए जनपद में, जन बदलने लगे जनपद में। ठीक है, फिर हम देखते हैं एक राजनीतिक आमूलचूल, राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होता है। फिर आगे देखते हैं कि इन कैसे ही इन कबीलों में से जो बड़े बड़े जनपद निकले और 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं जिसने आगे आने वाले भारत के राजनीतिक भविष्य को तय किया। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे, उसके पहले इसको जो लिखे हैं इसको कर लेते हैं इरेज। कहानी आप लोग समझ गए ना, चलिए अच्छी बात है। तो हम क्या देखते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास में
लोहे की खोज होती है। लोहे की खोज ने संपूर्ण व्यवस्था को बदल कर रख दिया। क्यों बदल कर रख दिया? क्योंकि जो लोहा था, कृषि अधिशेष बढ़ा, तो जो आपके छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे गांव थे, वो बदल गए आपके जनपद में, और जनपद बाद में बदल जाते हैं आपके महाजनपद में। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। क्या देखते हैं? राजनीतिक जीवन। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन अभी हमने देखा कि जन का जो आकार हो गया, बढ़ गया, जो बड़े बड़े जन बन गए, जैसे भरत जन, पुरु जन, ये क्या हो गए आपके बड़े बड़े जनपद बन गए। कुरु जनपद, पुरु जनपद, भरत जन, ये बड़े बड़े जन हो गए। ठीक है, यही जो आपका भरत जन और पुरु जन था, ये बाद में जो कुरु महाजनपद पढ़ते हैं, कुरु जनपद पढ़ते हैं, कुरु जनपद पढ़ते हैं, ये दो भरत जन और पुरु जन मिला के आपका कुरु महाजनपद बना था। तो ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे छोटे छोटे जो जन है वो बड़े बड़े जनपदों में बदल रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, अब हम थोड़ा सा कंपेयर करते चलेंगे। ऋग्वैदिक काल में हमने क्या देखा था कि जो आपका ऋग्वैदिक काल का राजा था वो आप में से एक था। मान लीजिए आप में से एक, मतलब आप समझ लीजिए आपको हमने ऋग्वैदिक काल में पहुंचा दिया। आप जो है, हम आपको 2025 से निकाल के 1000 ईसा पूर्व में पहुंचा दिए, यानी कि 2000 साल इधर का, मोटा मोटी 1000 साल उधर का, 3000 साल पीछे पहुंचा दिए। अब आप वहां हैं। तो उस ऋग्वैदिक काल में जब राजा का चुनाव होता था ना, आपको भी बनाया जा सकता है, किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी को बना दिया जाता था कि भैया तुम देखभाल करो हमारे कबीले की। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अब राजा जो था ना, उसको दिमाग हुआ कि यार ये बहुत सही चीज है, मैं राजा हूँ और अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास धन आ रहा है, बलि आ रही है, यार ये जो आय आ रही है मेरे पास इस कबीले की रक्षा सुरक्षा के लिए, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अनिवार्य कर देता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा। दूसरी चीज मैं यार करता हूँ कि जब मेरे पास शक्तियां होगी ना, तो मैं इन सब लोगों को कंट्रोल कर लूंगा। तो कंट्रोलिंग राजा क्या करता है, अपने अंदर शक्तियों को बढ़ाने लगता है, शक्तियों का केंद्रण करने लगता है। क्यों केंद्रण करने लगता है? क्योंकि ये मानव की एक छोटी सी नहीं, बड़ी सी एक ये विचार ही है, उसकी पद लोलुपता होती है कि मेरे पास शक्ति रहे, सामर्थ्य रहे, लालच आ गया उसके अंदर। तीसरी चीज वो सोचने लगता है कि यार अब ये जो मैंने प्रॉपर्टी, जो धन जो इकट्ठा मैंने किया, ये मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। ये क्या है कि कोई किसी को भी राजा बना दिया जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कि जो राजा का पद था ना, उसके पद, जो राजा का पद था वो वंशानुगत होने लगा, उसके अंदर शक्तियां बढ़ने लगी। जो कंट्रोल लोग करते थे, अब राजा लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर रहा है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि राजा का महत्व बढ़ गया, पद वंशानुगत हो गया। राजा का अधिकार जब बढ़ेगा, राजा का अधिकार कैसे बढ़ेगा? जो उसको कंट्रोल करने वाली मंत्री परिषद टाइप की चीज थी, सभा और समिति, उसका अधिकार छीन लिया जाए तो राजा का अधिकार बढ़ जाएगा। ठीक है, राजा का अधिकार बढ़ जाएगा। यही तो होता है राजा का, जब एकाधिकार, धीरे धीरे यही चीजें जब पूरे जैसे केंद्रीकरण, शक्ति पहले बहुत लोगों में थी, सब लोग मिलके, जो ये बैठे 10 लोग सभा समिति में, भाई राजा साहब आप ये करो, तो निर्णय होता था, वही काम राजा करता था। अब राजा कह रहा है कि तुम सब जाओ, अब मैं जो बताऊंगा होगा वही, अब तुम सब जाओ, अब मैं जो बताऊंगा होगा वही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, कहानी बहुत हो गई। क्योंकि जन का आकार बढ़ गया, बड़े बड़े जनपद बनने लगे, राजा का महत्व बढ़ गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा का अधिकार बढ़ने से सभा और समिति जैसी संस्थाओं के महत्व कम हो गए। देखा हमने, नियमित जो कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, यानी जो स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, उसने अब नियमित, यानी कि अब तुमको देना ही देना है, ऐसा स्वरूप ले लिया। अब कर आपको देना ही देना है। ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया जा रहा था। यहाँ पे टाइम ज्यादा हम ले रहे हैं क्योंकि आपको दोनों काल को कंपेयर करते चल रहे हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को। ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो बनती चले। सेना उस समय भी देखे थे कि सेना कोई नियमित नहीं थी, सेना इस समय भी नियमित नहीं थी, सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन एक सेना, नियमित सेना के जो विकास की आधारशिला थी वो शुरू हो चुकी थी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमने देखा ये जो आपकी राजनीतिक व्यवस्था थी, ये हो गई आपकी कंप्लीट, किस काल की? उत्तर वैदिक काल की। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की ओर, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन की ओर। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में हम सबसे पहले देखते हैं कि अब इस समय सामाजिक जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया था वो ये था कि अब जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, वो अब आपकी कन्वर्ट हो गई है जाति आधारित व्यवस्था में, जो कर्म आधारित, यानी कि पहले आप ऋग्वेद में क्या था, अभी हमने देखा कि वर्ण, आप उसी वर्ण में, एक ही परिवार में बहुत लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, जो जो काम कर रहा है उसका वही वर्ण है। बट अब उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं। उत्तर वैदिक काल में अब होना शुरू हो गया कि आप जिस फैमिली में पैदा हो रहे हो, उस फैमिली ने जो काम चुना है, जो काम उस फैमिली के तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं, वही तुमको भी करना है।
और तुम्हारा वही वर्ण होगा, तुम अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि जातीय व्यवस्था का उद्भव हो रहा है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें जो है जन्म के आधार पर विभाजन हो गया समाज में, जन्म के आधार पर समाज में विभाजन हो गया, ठीक है, जन्म के आधार पे समाज में विभाजन हो गया। वही बात, और समाज में जो सबसे छोटी इकाई अभी भी कौन है? परिवार है। परिवार के बाद ग्राम है, ग्राम के बाद विश्व है, विश्व के बाद आपका जन आ रहा है। ये समाज में सबसे नीचे कौन है? परिवार है। जैसे अभी है ना, हमारा परिवार है, हमारे परिवार गांव है, कई परिवारों को मिला के गांव में बना है, गांव कई गांव मिला के आपका आपकी जैसे तहसील बनती है, फिर तहसील के बाद जनपद बनता है, जनपद के बाद राज्य होता है। तो ये उस समय था कि ग्राम परिवार था, परिवार के ऊपर ग्राम था, ग्राम के ऊपर विश्व था, विश्व के ऊपर जन था, ठीक है। अब जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, आप जो भी है, आप अपने कर्म से इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप जहां पे पैदा हो गए वही आपका वर्ण माना जाएगा, ठीक है, यानी कि जन्म से। और इस समय आश्रम व्यवस्था की भी शुरुआत होती है, और 4 आश्रमों का हम लोग देखते हैं कि 4 आश्रम जो है, हमारा जो भारतीय दर्शन है उसमें 4 आश्रम आते हैं। क्या है उसमें? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास। वनप्रस्थ जो है सॉरी आपका जो ब्रह्मचर्य वाला आश्रम है, वो उम्र उसको 0 से 25 साल जो है, आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता है, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना होता है, 50 से 75 तक वनप्रस्थ आश्रम का पालन करना होता है, और 77 से 100 तक संन्यास आश्रम का पालन करना होता है, ठीक है। ये आश्रम क्या होते हैं? आश्रम मतलब आपके कर्तव्य, उम्र के अनुसार, छोटी सी बात समझिए, किस एज में आपको कौन सा कर्तव्य करना है यही डिसाइड करते हैं आश्रम व्यवस्था, यही चीज डिसाइड करती है। 2500 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, 25 साल के बाद आपको गृहस्थ का अपना जो आपका दायित्व है, घर, फैमिली, परिवार रिलेटेड इन चीजों में रहना है, 50 से 75 के साल में आपको जंगल में चले जाना है, अध्ययन करना है, ज्ञान बटोरना है, ठीक है। उसके बाद 75 से 100 के बीच में आपको संन्यास ले लेना है। डायरेक्टली आपके कर्तव्यों का विभाजन है, किस समय क्या करना है। समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? मनुष्य तो विभाजित हो गया, यानी कि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण के रूप में समाज तो विभाजित हो गया, यानी कि समाज के साथ साथ स्त्रियों के भी अधिकार में गिरावट आना शुरू हो गई। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियों को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो संस्थाएं थी वहां समान अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस अधिकार में क्या होती है? गिरावट होती है। स्त्रियां अब यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थी, सभा एवं समिति में भी उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया। और आपका एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसमें एक आता है, लाइन आती है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि जो पुत्री होती है वो समस्त दुखों का कारण है। ऐत्रेय, तो इस बात से हमें स्पष्ट होते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखे गए इस कंटेंट, इस फैक्ट से हमको क्या पता चलता है कि स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। तो आपको ये याद रखना है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा गया है कि पुत्रियों समस्त दुखों का कारण होती है, पुत्रियां समस्त दुखों का कारण होती है, कहाँ कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये हमने देखा स्त्रियों की दशा से संबंधित। अब इसी के साथ आपका जो सामाजिक जीवन थे उसकी जो है महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल में हमने 2 चीजें देख ली, क्या क्या देख लिया? आपका सामाजिक जीवन हमने देख लिया, और उसके साथ में हमने देख लिया आपका राजनीतिक जीवन। सामाजिक जीवन में कुछ चीजें अभी और बची हैं, उसको भी हम डिस्कशन करते हैं। क्या था आपका उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन है, इसमें दास प्रथा हमने देखी, ऋग्वैदिक काल में भी थी। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों टाइप का भोजन उस समय भी था, इस समय भी है। जुआ, शराब, आखेट, संगीत, ये क्या थे? मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। एक चीज देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का। तो ये याद आपको रखना है, कोई अंतर इसमें नहीं हो, अंतर थोड़ा सा होता है बट दिमाग में हम बार बार कंफ्यूज होंगे। अनुलोम विवाह में क्या होता है? जो आपका वर होता है वो उच्च वर्ग का होता है, उच्च वर्ग का। अब देखो यहाँ पे उच्च निम्न की जो अवधारणा है वो आ गई है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं था, सब बराबर थे, जो जैसा काम कर रहा था सब काम भी बराबर थे। तो जो अगर वर यानी कि लड़का उच्च वर्ग का है, लड़की निम्न वर्ग की है, तो वो कहलाता था अनुलोम विवाह। और कन्या उच्च वर्ग की है और वर निम्न वर्ग का है, लड़का निम्न वर्ग का है, तो वो कहलाता था आपका प्रतिलोम विवाह, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम याद रखना है आपको। अब हम आते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन में। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले आपको याद रखना है, हम देख रहे हैं कर व्यवस्था नियमित रूप ले चुकी है, कर व्यवस्था नियमित रूप ले चुकी है। तो आपको याद रखना है कि 1/, ये जो यहाँ पे 6 लिखा है इसको 1/16 कर लीजिए, 1/16 कर लीजिए, ठीक है। तो कर जो नहीं, यानी कि आपको अपनी जो कृषि उपज होती थी उसका 1/16 भाग अब आपको अनिवार्य रूप से देना था, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था। उत्तर मेन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था ऋग्वैदिक काल में? ऋग्वैदिक काल में आपका था
ऋग्वैदिक काल में आपका था पशुपालन, क्या था, पशुपालन। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आपका हो गया है कृषि, कृषि हो गया है, लोहे की खोज हुई है, लोहे की खोज से आमूल चूल पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि काठक संहिता में 24 बैलों के एक हल का वर्णन किया गया है। एक ऐसा हल है जो 24 बैल जो है उसको खींचते थे। ठीक है, तो कहाँ पे ये लिखा है, काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का विवरण कहाँ पे है, तो काठक संहिता में है। कृषि थी, कृषि से रिलेटेड दूसरा जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो हो गया था आपका पशुपालन। ये प्राइमरी था ऋग्वेद में, लेकिन सेकेंडरी हो गया कहाँ आपका, आपके उत्तर वैदिक काल में। फिर हमने इस पे डिस्कशन किया ही है कि कृषि में अधिशेष शुरू हो गया। अधिशेष का मतलब बताए ही है, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज्यादा उपज। फिर आप व्यापार करेंगे, उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, हमने इसको स्टार्टिंग में पूरी कहानी देख ली थी। ठीक है, अब बाह्य व्यापार, ऋग्वैदिक काल में आंतरिक व्यापार था, लेकिन यहाँ पे बाह्य व्यापार के भी साक्ष्य मिलने शुरू हो गए विदेशों से, यानी कि बाहरी व्यापार भी होना शुरू हो गया। तथा निष्क और शतनाम जैसे सिक्कों का भी प्रचलन शुरू होता है। लेकिन सिक्कों का यहाँ आपको रखना है कि बहुत ज्यादा विस्तृत यूज नहीं मिला, बस छोटे मोटे ही साक्ष्य मिले कि आप प्रचलन शुरू हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा इनका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, और भारत में हमने देखा कि नगरीकरण प्रारंभ हो रहा है। नगरीकरण का मतलब हमने बताया ना कि हमने लोहा खोजा, फिर हमने जो है हल बनाए, वनों को काटा, भारी मात्रा में कृषि कार्य होने लगा, कृषि में विशेष होना शुरू हो गया, फिर व्यापार व्यवसाय शुरू हुआ, फिर जनपद जो थे बड़े बड़े महाजनपद बनने लगे, नगर बनने लगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमने बताया कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी बदलाव होगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो ग्राम से नगर बनने शुरू हो जाएंगे। तो वही क्रम आपका शुरू होता है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आपका कहाँ शुरू होता है, उत्तर वैदिक काल में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन और उसके आगे बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपके वैदिक काल में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल से फिर एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, किसी भी सुधार की आवश्यकता हो आप लोग उससे भी अवगत कराइए। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो।